गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक हिरशप्रुंग्स डिसीज़। तो डेफिनेशन: Hirschsprung disease is a disorder of gut caused due to congenital absence of ganglionic cell is the submucosal and mesenteric pleasure of intestine. This disease is also known as megacolon and congenital aganglionic megacolon. हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ क्या है? ये ऐसा डिसऑर्डर है जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में जो गैंग्लियोनिक सेल्स है वो अब्सेंट रहते हैं ड्यू टू कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? मेगाकोलन या फिर कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलन। ये थी डेफिनेशन ऑफ हिर्शस्प्रुंग्स डिसीज़। देन पैथोफिजियोलॉजी: due to absence of ganglionic cells, there is a lack of peristalsis in affected portion. इंटेस्टाइन में गैंग्लियोनिक सेल अब्सेंस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो नहीं होती। उसके वजह से क्या होता है? फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोलन। कोलन मीन्स इंटेस्टाइन में फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही है। इट लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ गैस एंड फीसेस। उसकी वजह से क्या होता है? गैस एंड फीसेस का एक्युमुलेशन हो जाता है क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल अब्सेंट है, उसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही है। उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही है, उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हुआ? एक्युमुलेशन ऑफ गैस एंड फीसेस। और अब एक्युमुलेट हो गए तो क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ कोलन ऑकर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेगाकोलन। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी मीन्स कॉजेस ऑफ मेगाकोलन। फर्स्ट, एबनॉर्मल इन्वेशन ऑफ द बॉवेल। देन सेकेंड, लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट्स में लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुए उसकी वजह से हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ होगा। देन बॉवेल डिस्टेंशन and narrow aganglionic bowel with dilated proximal bowel. Then functional obstruction and unknown etiology. Then clinical manifestation मीन्स साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे अगर बेबी को हिर्शस्प्रुंग्स डिसीज़ है तो? फर्स्ट, डिलेड द पैसेज ऑफ मेकोनियम। बेबी जो फर्स्ट 24 आवर में मेकोनियम पास करता है, फर्स्ट टूल, वो डिले हो जाती है, लेट पास करता है या फिर पास ही नहीं करता। उसके बाद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कंटिन्यू बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन रहेगा बेबी को। उसके बाद हाइपोप्रोटीनीमिया मीन्स प्रोटीन कम हो जाएगा बॉडी में से। ये सब साइन एंड सिम्टम दिखेंगे जब बेबी को हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ होगा। उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, एबनॉर्मल डिस्टेंशन, ओमेटिंग, रिटार्डेड ग्रोथ, एंटेरोकोलाइटिस मीन्स स्वेलिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या है हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ के? बाइल स्टेन ओमिटिंग ऑकर बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। बेबी बाइल स्टेन ओमिटिंग करेंगे क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद फेल्यूर टू टेक फ्लूइड एंड ओमिटिंग लीड्स टू वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन। अब बेबी अच्छे से फ्लूइड ले भी नहीं पा रहा है और ओमिटिंग भी हो रही है ऊपर से, तो उसकी वजह से वेट लॉस होगा और डिहाइड्रेशन होगा। देन शॉक भी डेवलप हो सकता है। अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया प्रॉपरली तो बेबी शॉक में भी जा सकते हैं। ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हिर्शस्प्रुंग्स डिसीज़।
देन नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ कैसे पता चलेगा, कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे। तो फर्स्टली क्या है, अगर हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ है बेबी में तो बेबी फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ बर्थ मेकोनियम पास ही नहीं करेगा। और अगर बेबी ने 48 आवर्स में मेकोनियम पास नहीं किया तो हम उसे हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ है ऐसा सस्पेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 90% बेबी जो है फर्स्ट मेकोनियम जो है वो 24 आवर्स आफ्टर बर्थ पास कर देते हैं, और 99 बच्चे जो है वो 48 आवर्स में पास कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे मेगाकोलन या हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ है ऐसा डिटेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, अगर जब पाल्पेट करते हैं, ऑन पाल्पेटिंग द एब्डोमेन फीकल मास इज़ फेल्ट इन द लेफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो लेफ्ट लोअर पोर्शन है वहाँ फीकल मास हमें फील होगा जब हम पाल्पेट करेंगे एब्डोमेन में। कहाँ पास होगा, फील होगा लोअर लेफ्ट में। उसके बाद डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनोरेक्टल मैनोमीटर, बेरियम एनीमा और रेक्टल बायोप्सी। उसके बाद अगर डायग्नोसिस करना है तो दूसरे और ऑप्शन है कि एनोरेक्टल मैनोमीटर कर सकते हैं हम। उसके बाद बेरियम एनीमा दे के भी पता चल सकता है, और अगर नहीं हो रहा है तो रेक्टल बायोप्सी में क्या करेंगे, रेक्टम में से कुछ सेल्स लेंगे और उनको लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन रेक्टल बायोप्सी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। द बायोप्सी शोज द absence of ganglionic cell in the submucosa। रेक्टल बायोप्सी एकदम परफेक्ट गोल्डन स्टैंडर्ड है कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ का, क्योंकि जब रेक्टल बायोप्सी में सेल लेंगे रेक्टल के और लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें गैंग्लियोनिक सेल है या नहीं है, और अगर गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट रहा तो हमें कंफर्म डायग्नोसिस मिल जाएगा कि बेबी को हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ है। देन बेरियम एनीमा में ऐसे करेंगे, एनीमा डालेंगे बेरियम और उसके बाद एक्सरे सोनोग्राफी करेंगे। एनोरेक्टल मैनोमेट्री में क्या करेंगे, एक मैनोमेट्री बलून सेशन नहीं हो रहा है मीन्स उसको हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ है। देन मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ के लिए, आइसोटोनिक एनीमास देंगे, स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे, उसके बाद लो रेसिडुअल डाइट देंगे। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में द मेन एम टू रिमूव द अगैंग्लियोनिक बॉवेल फॉलोड बाय द एनास्टोमोसिस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मेन क्या है कि अगर हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ है तो हमें अगैंग्लियोनिक सेल बॉवेल वाला जो पार्ट है मीन्स कोलन की जिस पार्ट में गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है हमें उस पार्ट को रिमूव ही करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर सर्जिकली मैनेज कर पाएंगे हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ को। तो फर्स्ट क्या कर सकते हैं, टेम्पररी कोलोस्टॉमी कर सकते हैं या फिर डेफिनेटिव सर्जरी। तो टेम्पररी कोलोस्टॉमी मीन्स क्या करेंगे, कुछ वीक्स के लिए हम कोलन में ओपनिंग करेंगे और वहाँ से पूरा फीकल मैटर निकाल लेंगे। उसके बाद डेफिनेटिव सर्जरी में क्या करेंगे, परमानेंटली हम एनास्टोमोसिस करेंगे और गैंग्लियोनिक सेल का पार्ट एब्सेंस जो पार्ट है कोलन का वो रिमूव करके, ऐसे हम टेम्पररी कोलोस्टॉमी करेंगे। ऐसे ओपनिंग करेंगे कोलन में। डेफिनेटिव सर्जरीज़ में क्या करेंगे, कंसिस्ट ऑफ एक्सीजन
of a ganglionic segment with pull-through procedure enabling an anastomosis to be done between ganglionic colon and anus. The most frequent performed surgeries are those done by Swenson's, Soe and Duhamel procedure. इसमें क्या है कि डिफिनेटिव सर्जरी में हम क्या करेंगे, एक्सीजन ऑफ अ गैंग्लियोनिक सेल मीन अ गैंग्लियोनिक सेल सेगमेंट है वो निकाल लेंगे. उसके बाद जो गैंग्लियोनिक कोलन है और एनस है उसको एनास्टोमोसिस मीन्स कनेक्ट कर देंगे. और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, और स्वेंसन, सो और डूमेल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ को मैनेज करने के लिए. उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ के, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. एंटेरोकोलाइटिस में नेक्रोटाइजिंग होगा मीन्स क्या, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आई है एंटेरोकोलाइटिस में तो उसमें नेक्रोटाइजिंग होगा मीन्स जो सेल है उनकी डेथ भी हो सकती है. देन नेक्स्ट है शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम होगा. उसके बाद अदर कॉम्प्लिकेशंस में वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा, हाइपर मैग्नीशियमिया मीन्स मैग्नीशियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा. देन सीवियर फॉर्म ऑफ एंटेरोकोलाइटिस मीन्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग आई है वो सीवियर फॉर्म में हो जाएगी. उसके बाद हाइपोक्रोमिया मीन्स हाइपो मीन्स लेस और क्रोमिया मीन्स क्या होता है, हाइपोक्रोमिया मीन्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल का जो कलर है वो लेस देन नॉर्मल कलर हो जाता है. मीन्स नॉर्मली जो जितने डार्क रेड रहते हैं उतने रेड नहीं रहते, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिया. देन अनीमिया हो सकता है और ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा. देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं हिर्शस्प्रुंग डिसीज़ के लिए, नॉलेज डिफिशिएट रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर. पेरेंट्स को और बेबी को मीन्स चाइल्ड अगर थोड़ा सा समझदार रहा तो हम उनको बता सकते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में. देन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू इनइफेक्टिव बॉवेल फंक्शन. देन थर्ड है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन. सर्जिकल इंसिजन करेंगे तो पेन रहेगा चाइल्ड में. उसके बाद रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉन्टेमिनेशन ऑफ बॉवेल विथ फीसेस, इन्फेक्शन के चांसेस भी रहेंगे. देन रिस्क फॉर ब्लीडिंग एंड रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन. एंड लास्ट अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस दैन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनइफेक्टिव बॉवेल फंक्शन. ये थे नर्सिंग डायग्नोसिस. देन डिस्चार्ज टीचिंग में हम उनको केयर ऑफ वुंड एंड कोलोस्टॉमी के बारे में एजुकेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है कोलोस्टॉमी की केयर वो. देन डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन करेंगे कि ज़्यादा ऑयली में नहीं देना है डाइट. उसके बाद न्यूट्रिशियस डाइट देना है, स्टूल सॉफ्टनर ऐसे डाइट देना है, फाइबरस डाइट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट देना है. एंड लास्ट मेडिकेशन, उनको प्रॉपर डोज रूट बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे मेडिसिन की कि घर जाने के बाद उनको किस टाइम कौन सी मेडिसिन लेनी है. ये था हमारा हिर्शस्प्रुंग डिसीज़. इसमें क्या होता है, कोलन में हमारा जो कोलन है उसमें गैंग्लियन सेल्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं. उसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होती है और फीकल मैटर और गैस वहाँ एक्युमुलेट हो जाते हैं.